आरबीआई हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली अपने रेपो रेट रिवाइज करती रहती है और रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को 6.5% पे बनाए रखा है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? क्या ये हमारी लाइफ पे भी इंपैक्ट डालता है? क्या हमें भी इसको देख के हमारे फाइनेंशियल डिसीजन प्लान करने चाहिए? बात करेंगे इन सभी चीजों की। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरबीआई क्यों बार बार रेपो रेट्स को घटाया बढ़ाती रहती है और इसके चेंजेस होने से बैंक्स और हमारी आम लोगों की लाइफ में और हमारे फाइनेंशियल डिसीजन पे कैसे फर्क पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे देश की इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी, इसका बहुत बड़ा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए 2 रोल निभाती है और 2 टाइप की पॉलिसीज बनाती है। फर्स्ट इज फिजिकल पॉलिसी और सेकंड इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स और लोगों से कलेक्ट किया जाने वाला टैक्स डिसाइड करती है और मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके लिए आरबीआई के पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स यानी टूल्स होते हैं, जैसे सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एटसेट्रा। और इनमें से सबसे एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है रेपो रेट। तो रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिससे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे उधार देता है। अब इससे इन्फ्लेशन या जीडीपी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के सेंट्रल बैंक है जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, यानी आरबीआई हमारे देश के सभी कमर्शियल बैंकों का बैंक है। बैंकों में कंट्रोल रखने के लिए आरबीआई अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है, जैसे सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। सभी कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स यानी जो पैसा सभी लोगों ने बैंक्स में जमा किया हुआ है उस टोटल पैसे का कुछ परसेंटेज में हिस्सा आरबीआई के पास जमा करके रखना होता है एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। उस परसेंटेज को सीआरआर कहते हैं। अभी फिलहाल सीआरआर 4.5% है। एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सभी बैंक्स को आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार अपने कुछ एसेट्स लिक्विडिटी की फॉर्म में रखने होते हैं, जैसे गोल्ड एसेट्स, कैश, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एटसेट्रा। इसे भी टोटल डिपॉजिट के कुछ परसेंटेज के फॉर्म में रखा जाता है जिसे आरबीआई डिसाइड करता है। अभी फिलहाल एसएलआर 18% है। अगर बैंक्स के लॉक्ड असेट्स एसएलआर से कम पाए जाते हैं तो आरबीआई उन पे भारी पेनल्टीज लगा सकता है, इसलिए सभी बैंक्स को इसे मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है। सीआरआर और एसएलआर को हम मिला के ये कह सकते हैं कि सभी बैंक्स का लगभग 22.5% पैसा तो लॉक्ड रहता है। बाकी बचे पैसे को बैंक्स प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों या बिजनेसेस को लोन पे दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी बैंक्स को ज्यादा ही पैसा लोन पे दे देते हैं जिससे उनके लॉक्ड असेट्स एसएलआर के परसेंटेज से कम हो जाते हैं। इसलिए पेनल्टी से बचने के लिए वो आरबीआई से कुछ पैसा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उधार ले लेते हैं। अब जो लोन सभी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लेते हैं वो भी 3 टाइप के इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, एमएसएफ रेट, रेपो रेट और बैंक रेट। एमएसएफ यानी मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये रेट तब लगता है जब बैंक सिर्फ 1 दिन के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। रेपो रेट, ये रेट तब लगता है जब बैंक्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं, जैसे 7 डेज या 14 डेज। एंड बैंक रेट, ये रेट तब लगता है जब बैंक्स थोड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। ज्यादातर बैंक्स अपनी एसएलआर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन लेते हैं, इसलिए बैंक्स जिस इंटरेस्ट रेट पे आम लोगों को लोन देते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेपो रेट पे डिपेंड करता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बेस रेट जिस इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन मिलता है वो भी बढ़ता है। लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोग लोन कम लेते हैं, जिससे इकोनॉमी में कैश फ्लो कम होता है और इकोनॉमी में कैश फ्लो कम होने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड गिरती है, जिससे थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ रेट कम होता है, लेकिन महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। किसी भी देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है वहाँ की इन्फ्लेशन यानी महंगाई को काबू में रखना। जब अपने देश में महंगाई ज्यादा बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगता है। और आरबीआई को जब जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ानी होती है तब वो रेपो रेट को कम कर देता है, जिससे लोन रेट्स कम हो जाते हैं। पहले से ज्यादा लोग लोन लेने लगते हैं और अपनी जरूरतों की चीजें खरीदने लगते हैं, जिससे फिर से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है और जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ने लगती है। लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से धीरे धीरे इन्फ्लेशन परसेंटेज यानी महंगाई दर भी बढ़ने लगती है। इसलिए आरबीआई जरूरत के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट को बैलेंस रखने के लिए रेपो रेट को घटाता बढ़ाता रहता है। अब रेपो रेट का हमारी लाइफ पे यानी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन पे क्या डायरेक्ट इंपैक्ट आता है? अब एक आम इंसान का बैंक से 2 टाइप का रिलेशन होता है, पैसे लेने का और पैसे देने का। पैसा लेने का यानी लोन लेने का, घर खरीदने के लिए होम लोन, गाड़ी खरीदने के लिए ऑटो लोन और पर्सनल किसी और काम के लिए पर्सनल लोन। अब रेपो रेट ज्यादा है तो इन सभी लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स हायर साइड पे रहते हैं और आजकल ज्यादातर लोग फिक्स इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना पसंद करते हैं। तो हायर इंटरेस्ट रेट होने की वजह से लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स और बाइंग डिसीजन को पोस्टपोन करने में बेनिफिट रहता है। इसी तरीके से रेपो रेट के बदलने से लोगों का बैंक को पैसे देने के डिसीजन भी इफेक्ट होते हैं। पैसे देने यानी एफडी कराना। मार्केट में भले ही 70 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ गए हों, लेकिन लोग अभी भी अपने इमरजेंसी फंड जिसे लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखना होता है उसे ज्यादातर अपने बैंक में एफडी की फॉर्म में रखते हैं। जब रेपो रेट कंपैरेटिवली हाई होता है तो बैंक भी एफडी पे ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए जब भी रेपो रेट थोड़ा हायर साइड होता है तो लोग अपने सेविंग बैंक में डिपॉजिट पैसे की एफडी करके हायर एफडी रेट्स का फायदा उठा सकते हैं।
और अगर आप एफडीज पे मैक्सिमम रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो आप एफडी लैडरिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको अपना सारा पैसा एक एफडी में इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग एफडीज में अलग अलग टेन्योर के लिए करना होता है, और इमरजेंसी के केस में आपको एफडी तोड़वानी भी पड़ जाए तो आप सबसे कम टेन्योर वाली एफडी को तोड़वा के काम चला सकते हैं, जिससे आपको ओवरऑल अपने पैसे पे मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। एफडी लैडरिंग टेक्निक पे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन कंक्लूजन इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे रेपो रेट से हमारे देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, कैसे जीडीपी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट पे इफेक्ट पड़ता है, और कैसे रेपो रेट आम लोगों और बिजनेसेस के बाइंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल और सुझाव आपके मन में है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नॉलेज से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।